कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नील कभी भगवान पर विश्वास नहीं कर पाया था। आज पूरे विश्वास से अपनी दृष्टि को वापस लेने आया था उनसे। सब कुछ छीना था उस भगवान ने उससे, लेकिन दृष्टि को खुद से दूर नहीं जाने देगा। मन ही मन कहता हुआ वो अपने घुटनों के बल बैठ गया और घुटनों से ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। दूसरों को खुद के आगे बहुत झुकाया था उसने, लेकिन आज वो खुद झुका हुआ था सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए। कुछ सीढ़ियां चढ़ते ही घुटनों में जख्म होने शुरू हो गए और हल्का हल्का खून रिसने लगा, लेकिन दर्द की परवाह ही किसे थी। बात उसकी मोहब्बत की थी तो हर दर्द मंजूर था। गर्मी बढ़ती जा रही थी और घुटने लहूलुहान होते जा रहे थे। धीरे धीरे वो सीढ़ियां ऊपर चढ़ता जा रहा था। उसे देखकर लोगों की आंखें नम हो रही थी। जो कोई उसे देखता उसकी दुआ के लिए दुआ करता। अगर देने वाला जिद्दी है तो आज मांगने वाला भी ढीठ बनकर आया था। कई लोग उसके साथ साथ ऊपर चढ़ने लगे। कोई उसे छांव करता तो कोई उसे हवा करता। खुद ऊपर चढ़ता जा रहा था और खून नीचे बहता जा रहा था। धीरे धीरे उसने 500 सीढ़ियां पार कर ली, लेकिन चेहरे पर थकावट और दर्द की एक सिकन तक नहीं थी। वो वैसे ही घुटनों के बल अंदर तक आया तो भगवान की प्रतिमा के आगे वैसे ही घुटनों के बल बैठा रहा और उन्हें देखते हुए बोला, बिना मांगे दर्द बेहिसाब दिए हैं आपने, लेकिन आज खुद से कुछ मांग रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी की ज़िंदगी वापस लौटा दीजिए। हमेशा यही कहा है कि भगवान नहीं होते, लेकिन आज आपसे आपकी मौजूदगी का सबूत मांग रहा हूँ। बच्चे माँ बाप से ही मांगते हैं सब कुछ, लेकिन मुझ बदनसीब के तो माँ बाप होते हुए भी नहीं हैं। आज से आपको अपना सब कुछ मानता हूँ, तो अपना बच्चा समझ कर एक ये चीज़ दे दीजिए। कभी खुद के लिए भी कुछ नहीं मांगूंगा, बस मुझे मेरी दृष्टि दे दीजिए। कहते कहते आंसुओं की एक बूंद आंखों के कोर से निकल गई। पंडित जी भी उसे हैरान होकर देखते रह गए। वो कक्ष से बाहर आए और उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, मुरादें बेहिसाब पूरी होती है इसके दर पर, अगर मांगने वाला तो जैसा हो तो। उन्होंने उसकी कलाई पर एक धागा बांधा और एक धागा भगवान के पैरों में छुआ कर उसके हाथ में दे दिया और बोला, जब सांसें उस भगवान ने लिखी है तो कोई भी इंसान उसे छीन नहीं सकता। जा, जो तूने मांगा है तेरी झोली में उस ऊपर वाले ने डाल दिया। नील ने नम आंखों से उन्हें देखा और खड़ा हो गया। खड़े होते वक्त घुटनों में एक दर्द की लहर उठी, लेकिन जल्द ही खुद को संभाल लिया और उनका आशीर्वाद लेने के लिए झुक गया। पंडित जी ने उसे खुशी खुशी आशीर्वाद दिया तो वो जल्दी से अपनी दृष्टि के पास जाने के लिए वहां से दौड़ पड़ा। रास्ते में ही ट्रैफिक था, लेकिन वो दौड़ता दौड़ता हॉस्पिटल तक आया। कई बार गाड़ियों से और अन्य वाहनों से टकराया, लेकिन फिर भी नहीं रुका। घुटने पूरे लहूलुहान थे, लेकिन दर्द का कुछ अता पता नहीं था आज उसे। हॉस्पिटल के बाहर पहुंचा तो सांस में सांस आई और हंसते हुए दृष्टि के कमरे तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा सारी उम्मीदें एक पल में टूट गई। आदि और नैना दोनों बिलख बिलख कर रो रहे थे और डॉक्टर दृष्टि का चेहरा सफ़ेद चादर से ढक रहे थे। उसने जैसे ही ये सब देखा मन में एक हुक सी उठी, लेकिन फिर जल्दी जल्दी डॉक्टर को साइड कर दृष्टि के पास आया और ऊपर से सफ़ेद चादर हटा दी। उसने उसकी कलाई लेकर अपने हाथ की मुट्ठी में से धागा निकाल कर उसकी कलाई पर बांध दिया। डॉक्टर ने उसे हटाना चाहा, लेकिन आदि ने उन्हें इशारा कर दिया तो डॉक्टर भी चुप हो गए। नील की धड़कनें सामान्य थी और चेहरा भी बिल्कुल सामान्य था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वो दृष्टि की तरफ झुका और उसके माथे पर अपने प्यार का बोसा रख दिया। बेहद नाजुक, बेहद कोमल उसका चेहरा बिल्कुल मुरझा सा गया था। अब डॉक्टर वहाँ से चले गए तो नर्स नील को हटाने के लिए आगे बढ़ी और बोली, सर हमें इन्हें ले जाना होगा, आप सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दीजिए, उसके बाद आप बॉडी को ले जा सकते हैं। इतना सुनते ही नील मुड़ा और नर्स के चेहरे पर एक तमाचा जड़ दिया। वो नर्स वहीं पर लड़खड़ा गई। नील की आंखों पर आंसुओं की जगह खून जमा हुआ था। चेहरा बेहद भयंकर हो गया था, जैसे नज़रों से ही वो उस सामने खड़े इंसान को खा जाएगा। गलती से भी गलती मत कर देना मेरी दृष्टि को बॉडी कहकर बुलाने की। चुपचाप सब यहाँ से बाहर जाओ, वो आराम कर रही है, उसे आराम की ज़रूरत है। हर पल सब उसे डिस्टर्ब करते रहते हो।
अगर उसे इतना परेशान नहीं करते तो अब तक वो मान जाती, अपना गुस्सा छोड़कर खड़ी हो जाती। लेकिन तुम लोग उसे परेशान ही परेशान कर रहे हो। अब सब लोग चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नैना से उसकी ये हालत देखी नहीं गई। वो बाहर दीवार के सहारे खड़ी हो गई और उसने अपने होठों पर हाथ रख लिए और आंसू लगातार बहने लगे। आदि आगे बढ़ा और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, भाई संभाल खुद को, भाभी नहीं रही। नील ने उसके हाथों को बुरी तरह झटक दिया और बोला, मुझे कुछ संभालने की ज़रूरत नहीं है, संभाल तू अपनी ज़ुबान को। खबरदार किसी ने एक लफ्ज़ भी कहा तो। मैं कह रहा हूँ ना, तुम सब यहाँ से बाहर जाओ। दृष्टि सो रही है, उसे डिस्टर्ब मत करो, वरना जब उठेगी तो सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालेगी कि उसे चैन से सोने भी नहीं दिया। आदि ने उसके कंधे को पकड़ा और उसे हिलाकर कहा, भाई सच्चाई तेरे सामने है। तेरे जाने के बाद भाभी की सांसें फिर से फूलने लगी। वो बेहद तड़पी और फिर एकदम से सब शांत हो गया। मैं तुझे कब से फ़ोन मिला रहा था लेकिन तेरा फ़ोन नहीं मिल रहा था। तू संभाल खुद को, हमें बॉडी को लेकर घर जाना होगा। नील ने उसे ज़ोर से धक्का दे दिया और गुस्से से बोला, तुझे समझ नहीं आता क्या? क्या बकवास किए जा रहा है? क्या होता है ये बॉडी बॉडी? जब मैं कह रहा हूँ उसे कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ सो रही है, तो फिर मेरी बातें मानता क्यों नहीं कोई? अगर तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना तो चले जाओ, मैं अकेला काफ़ी हूँ मेरी दृष्टि के लिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर उसने आदि को बाहर धक्का दे दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया और खुद आकर दृष्टि के पास लेट गया। उसने दृष्टि के गाल पर अपना हाथ रखा और बोला, ऐसे ही नींद में थी तो जब तुम्हें अपने आगोश में लिया था, बेहद सुकून था उस रात में, लेकिन अब वो सुकून नहीं मिल रहा, बहुत बेचैनी हो रही है। तुम ही इस बेकरार दिल को वो सुकून दे सकती हो। एक बार उठकर अपनी बाहों में समेट लो मुझे। वो दृष्टि के मृत शरीर से लिपटा उससे बातें कर रहा था। उसने दृष्टि का हाथ उठाकर अपने सीने पर रखा और बोला, देख रही हो इन धड़कनों को? तुम्हारे करीब है लेकिन फिर भी नॉर्मल है, जबकि तुम्हारे पास आते ही ये बेतहासा दौड़ने लगती हैं। लगता है ये अपना काम सही से करना भूल रही हैं। तुम उठकर इन्हें डांट कर इनका काम करना अच्छे से सिखा दो। पता है 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। मैंने सोच रखा था जब तक तुम अपने हाथों से कुछ नहीं खिलाती मैं ना ही कुछ खाऊंगा ना ही कुछ पीऊंगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि मैं भूखा रहूँ। तुम्हारे हाथों का पास्ता दुनिया का बेस्ट पास्ता है। इतना मन कर रहा है खाने का, लेकिन तुम्हें तो बस नींद आ रही है। मेरी कोई चिंता ही नहीं है। जल्दी जल्दी उठो और घर जाकर मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाओ। अब मुझसे भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। जहाँ भी जाऊंगा तुम्हें लेकर जाऊंगा और तुम्हें ढेर सारी शॉपिंग करवाऊंगा। तुम्हारी पसंद की पायल, पसंद की चूड़ियाँ, पसंद की हर चीज़। वैसे तो तुम बेहद खूबसूरत हो, लेकिन क्या ही बात होगी जब मेरे नाम का श्रृंगार खुद पर सजाओगी। कहते कहते जो आंसू उसने बेहद मुश्किल से रोक रखे थे वो बह निकले। उसका चेहरा दृष्टि के चेहरे के बिल्कुल करीब था। वो थोड़ा सा उठा और दृष्टि के चेहरे पर झुक गया और बोला, हमेशा तड़पी हो ना मेरी मोहब्बत के लिए? मैं भी तड़पा हूँ कि तुम पर अपनी मोहब्बत लुटाने के लिए। इतना कहकर उसने दृष्टि के चेहरे को बेतहासा चूमना शुरू कर दिया। माथों पर, गालों पर, होठों पर, नाक पर, ठोड़ी पर, आँखों के पास, आँखों के ऊपर, हर जगह अपने प्यार के बोसे देता रहा। दृष्टि का चेहरा उसके आंसुओं से पूरी तरह भीग गया था। नील ने अपनी आंखें बंद की और आंखें खोली तो फिर से उसके आंसू बह निकले। आंसुओं का एक टुकड़ा नील की आंखों से होता हुआ दृष्टि के होठों से लगकर उसके मुंह के अंदर चला गया। तो हा की आवाज़ के साथ दृष्टि छाती से थोड़ी ऊंची उठी और फिर नीचे हो गई। नील ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया और आंखें बंद कर ली। दृष्टि ने फिर एक आवाज़ की और एक जोर की सांस ली तो नील का सिर थोड़ा ऊंचा उठा और फिर नीचे हो गया। नील ने झट से अपनी आंखें खोल दी और दृष्टि की तरफ देखने लगा। मुश्किलों से आती सांसों से दृष्टि एक जंग लड़ रही थी। नील फिर से डॉक्टर प्लीज़ हेल्प, प्लीज़ जल्दी आइए कहकर चिल्लाने लगा। तो आदि और नैना जो बाहर एक दूसरे को संभाल रहे थे वो उठ खड़े हुए और दरवाजे तक आए, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। नील ने झट से दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर के रूम की तरफ दौड़ गया। उसने डॉक्टर से कहा, प्लीज़ मेरे साथ चलिए, दृष्टि को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में, प्लीज़ मेरे साथ चलिए जल्दी डॉक्टर। डॉक्टर उसकी बात से हैरान रह गए, लेकिन फिर भी वो उसके साथ दृष्टि के पास आ गए।
तो देखा दृष्टि बहुत मुश्किल से हल्की हल्की सांसें ले रही थी और उसकी आंखें भी थोड़ी थोड़ी खुल रही थी। उसे धीरे धीरे होश आने लगा था। उन्होंने जल्दी से सब मशीनें ऑन की और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया। उन्होंने नील को देखा और बोले, दिस इज़ अनबिलीवेबल, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अपनी पूरी लाइफ में ये चीज़ पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इंसान इस दुनिया से जाकर भी वापस लौट आया हो। नील ने उन्हें घूर कर देखा तो वो एकदम से चुप हो गए। आदि और नैना भी नील के पास आए। नील जल्दी से आदि के गले लग गया और बोला, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई आदि। आदि ने उसका सिर सहलाया और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर कर हाँ में सिर हिलाने लगा। सभी के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई। नील दृष्टि के पास आकर फिर से उसका सिर सहलाने लगा। डॉक्टर ने एक नज़र उन्हें देखा और बोला, प्लीज़ मिस्टर नील, आप मेरे साथ चलिए, मुझे कुछ डिस्कस करना है आपके साथ। नील ने एक नज़र दृष्टि को देखा और फिर डॉक्टर के साथ साथ उनके केबिन में आ गया। डॉक्टर ने नील को चेयर पर बैठने के लिए कहा तो नील सामने वाली चेयर पर बैठ गया। डॉक्टर भी अपनी चेयर पर जाकर बैठ गए और नील की तरफ देखते हुए बोले, देखिए मिस्टर नील, पेशेंट को होश आ गया है लेकिन अब भी उनकी कंडीशन में कुछ खास सुधार नहीं है। शरीर के जो भी जख्म है वो धीरे धीरे सही होंगे। ऐसे में अभी कम से कम 1 महीना वो ना ही उठ सकती हैं और ना ही कहीं चल फिर सकती हैं। आपको उनका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना होगा। उनकी डाइट का भी प्रॉपर ध्यान रखना होगा। और एक बेहद ज़रूरी बात, नील ने नज़रें उठाकर डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने अपना कहना जारी रखा और बोले, आपको अपनी मैरिड लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए कुछ वक्त इंतज़ार करना होगा। नील ने हैरानी से उन्हें देखा तो वो आगे बोले, दृष्टि की मेडिकल रिपोर्ट से ये बिल्कुल साफ है कि वो आज तक किसी फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रही हैं। ऐसे में ये हादसा हो जाना उनके लिए बेहद दर्दनाक है। उन्हें मैरिड लाइफ आगे बढ़ाने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा ताकि उनके दिमाग पर ज़्यादा असर ना पड़े। वैसे भी अभी उनके दिल में बेहद डर होगा तो इसे निकालने के लिए भी उन्हें कुछ वक्त चाहिए होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। नील ने हाँ में सिर हिला दिया तो डॉक्टर ने भी उसे जाने की परमिशन दे दी। डॉक्टर से बात करने के बाद नील वापस से दृष्टि के रूम में आया। दिल में हलचल मची हुई थी और आंखों में नमी थी। दृष्टि की आंखें बंद थी और आदि और नैना उसके आसपास बैठे थे। नील के रूम में आने के बाद वो दोनों अपनी जगह से उठ गए और बाहर की तरफ चले गए। नील ने दरवाज़ा बंद कर दिया और धीमे कदमों से दृष्टि के पास आया। उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी जो बाहर तक साफ सुनाई दे रही थी। वो पास पड़े स्टूल पर बैठ गया और चुपचाप दृष्टि को देखने लगा। कई दिनों से बेचैन दिल को अब जाकर सुकून मिला था। जो दिल दृष्टि के लिए तड़प रहा था, अब उसे देखने भर से ही उस दिल को बेहद राहत मिली थी। उसकी करीबी महसूस होते हुए दृष्टि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। नज़रें थोड़ी इधर उधर फिराई तो बिल्कुल पास ही बैठा नील उसे देख रहा था। आंखों में लबालब आंसू भरे हुए थे पर होठों पर मुस्कान थी। उसे यूं देखकर दृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई और आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों कुछ देर खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। आज आंसुओं में भी एक बेहद प्यारा सुकून था। दिल में तड़प थी एक दूसरे को अपनी बाहों में समेटने की, एक दूसरे को अपने आगोश में लेने की, पर ना ही दृष्टि में इतनी हिम्मत थी कि वो खुद उठ पाए और नील चाह कर भी उसे अपने आगोश में नहीं ले सकता था। अगर दृष्टि को थोड़ा सा भी दर्द हो जाता तो नील से बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन शांत रहने से आग कहाँ बुझती है। जब आग और पानी का मिलन हो आग तभी ठंडी होती है। दोनों से ही दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दृष्टि ने अपनी आंखें झपकाकर अपनी मौन स्वीकृति और आरजू प्रकट करी तो नील से रहा नहीं गया और वो उसके करीब आ गया और उसे बिना कोई दर्द पहुंचाए उसका सिर अपनी बाजू पर रखकर और उसे सही से लिटाकर खुद उसके करीब लेट गया। दोनों की खामोशियां ही एक दूसरे से अपनी मोहब्बत बयान कर रही थी। दृष्टि ने कुछ कहना चाहा लेकिन नील ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, बहुत रुलाया है तुमने, अब थोड़ा सुकून लेने दो। बहुत दूर रह लिया तुमसे, अब तुम्हें जी भर कर महसूस कर लेने दो। बहुत इनकार कर लिया इस मोहब्बत से, अब खुद पर इस मोहब्बत को लुटाने का थोड़ा सा हक ले लेने दो। उसकी बात सुनकर दृष्टि चुप हो गई और धीरे से थोड़ी करवट लेकर उसकी तरफ मुड़ गई। पीठ में असहनीय दर्द हो उठा लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। पर अचानक से ही नील पर उसकी पकड़ कस गई।
नील ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख लिया और उसका सिर अपने सीने से सटा लिया। ना कुछ कहने के लिए बचा था और ना ही कुछ सुनने के लिए। दोनों यूं ही एक दूसरे के आगोश में आंखें बंद कर सो गए। डॉक्टर फिर से चेकअप के लिए आए तो बाहर कांच में से हल्का सा उन्हें देखकर वापस चले गए। आदि ने भी उन्हें देखा तो निश्चिंत होकर नैना के साथ रेस्ट रूम में आ गया। फिर उसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहा और खुद फ़ोन करने लग गया। उसने फ़ोन पर सबको बताया कि फ़िलहाल अब दृष्टि ठीक है, लेकिन फाइनल चेकअप होने के बाद ही डॉक्टर कुछ कह सकेंगे। दृष्टि के सही होने की खबर सुनकर रंजना जी और राजेंद्र जी ने चैन की सांस ली। वहीं नैना के माँ बाप को भी उसके बारे में जानकर थोड़ा सुकून मिला। सुजाता जी को फ़ोन किया तो वो फ़ौरन ही हॉस्पिटल आने के लिए कहने लगी, लेकिन आदि ने उन्हें मना कर दिया, ये कहकर कि फ़िलहाल वो दोनों साथ हैं और उन्हें डिस्टर्ब करना सही नहीं है। सुजाता जी को भी उसकी बात सही लगी तो वो घर पर ही रह गए। फ़ोन करने के बाद आदि नैना के पास आया और धीरे धीरे उसका सिर सहलाने लगा। नैना ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो आंखों में आंसू आ गए। वो उठकर बैठ गई और रोते हुए बोली, सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं उसे वहाँ लेकर नहीं जाती तो आज दृष्टि की ये हालत नहीं होती। मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आदि ने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सामने वाला हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा था तो वो हम चाहे जितना मर्जी बचने की कोशिश कर लें, वो मौके ढूंढता ही रहता है। उसके बाद प्रॉमिस करो कि तुम बिना बताए कहीं नहीं जाओगी और अकेली तो बिल्कुल भी नहीं जाओगी। नैना उसके सीने से लगे हुए बोली, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आदि ने उस पर अपनी बाहों की पकड़ कस दी। आदि ने उसे वापस से लिटाया और उसे आराम करने का बोलकर खुद कुछ खाने के लिए लाने के लिए वो कैंटीन की तरफ चला गया। कैंटीन से खाना पैक करवा कर वापस दृष्टि के कमरे की तरफ आया, लेकिन जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर सो रहे थे, आदि का मन नहीं किया उन्हें डिस्टर्ब करने का। वो वापस से रेस्ट रूम की तरफ आ गया। उसने पहले नैना को खाना खिलाया और फिर खुद खाकर बर्तन समेट दिए और फिर से नैना के पास आकर बैठ गया और उसका सिर सहलाने लगा। ऐसे ही उन दोनों को भी नींद आ गई। काफ़ी दिनों के बाद आज चारों सुकून से सोए थे। 10 दिन बाद दृष्टि को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने वाली थी। डॉक्टर ने तो 1 महीना उसे हॉस्पिटल में रहने की ही सलाह दी थी, लेकिन नील ने जिद की कि वो दृष्टि को जल्द से जल्द वापस घर ले जाना चाहता है, तो डॉक्टर ने उसकी बात मान ली और दृष्टि को घर जाने की परमिशन दे दी। अभी भी दृष्टि की हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी। वो खुद से कहीं चल फिर नहीं सकती थी और ना ही ज़्यादा देर बैठ सकती थी। डॉक्टर ने नील को उसकी जिम्मेदारी पर ही दृष्टि को घर जाने की इजाज़त दी थी। नील ने भी घर पर सब अरेंजमेंट कर दिए थे और खुद भी ऑफिस आदि को पूरी तरह संभालने को दे दिया था। अब उसे अपना सारा वक्त अपनी मोहब्बत के साथ जो बिताना था। बाहर गाड़ियां आ चुकी थी। हालात को देखते हुए अब नील ने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी थी। नील डॉक्टर के केबिन से बाहर आया तो उसे बाहर ही आदि मिला। उसने बताया कि घर पर सब अरेंजमेंट अच्छी तरह से हो गए हैं, अब हम भाभी को लेकर जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर नील के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो दृष्टि के कमरे की तरफ बढ़ गया। दृष्टि भी उसी का इंतजार कर रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर सुकून के भाव आ गए और होठों पर एक बेहद प्यारी मुस्कान सज गई। नील उसके करीब आया और उसके आगे हाथ बढ़ाकर बोला, चले रानी साहिबा। दृष्टि ने एक पल के लिए उसका बढ़ा हुआ हाथ देखा और फिर जल्दी से अपना कांपता हुआ हाथ उसके हाथ में रख दिया। नील ने जल्दी से उसके हाथों को चूम लिया। पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ लाइन में खड़ा था और फूल बिछा रहा था। उन फूलों पर चलते हुए नील आ रहा था और उसकी गोद में थी दृष्टि, जो उसके सीने से लगी हुई थी। ये सब तैयारियां नील ने ही करवाई थी। जितने दिन भी दृष्टि हॉस्पिटल में रही, नील एक पल के लिए भी कहीं नहीं गया था। पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ उसे देखकर हैरान था कि कोई अपनी बीवी से इतना प्यार भी कर सकता है, हर पल उसके साथ रहता और उसका इतनी अच्छी तरह से ध्यान रखता। जब दृष्टि को होश आया था तो नील ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बंटवाई थी। यहाँ तक कि उसने पूरे हॉस्पिटल में जितने भी मरीज एडमिट थे, सबका इलाज भी अपनी तरह से फ्री कर दिया था। जिस मंदिर में उसे उसकी दृष्टि की ज़िंदगी वापस मिली थी, उस मंदिर में भी हर रोज़ नील के आदमी दृष्टि के नाम से भंडारा करवाते और वहाँ के गरीबों को रोज़ दान दक्षिणा देते। सब लोगों का नील के साथ एक अलग ही जुड़ाव हो चुका था।
नील दृष्टि की गोद में ही उठाए हुए गाड़ी तक लेकर आया और उसे आराम से सीट पर बिठा दिया। गाड़ी को कुछ इस तरह एडजस्ट किया हुआ था कि दृष्टि को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। नील जल्द से आकर गाड़ी की दूसरी तरफ बैठ गया तो ड्राइवर ने गाड़ी मल्होत्रा मेंशन की तरफ बढ़ा दी। गाड़ी में दृष्टि सीट पर लेटी हुई थी तो नील एकटक उसे ही निहार रहा था। दृष्टि ने चिढ़ते हुए अपनी नजरें फेरनी चाही तो नील ने उसे घूर कर देखा तो दृष्टि ने मुस्कुराते हुए बस अपनी आंखें बंद कर ली। नील फिर से उसे प्यार से निहारने लगा। थोड़ी ही देर में मल्होत्रा मेंशन दोनों पहुंच गए। मल्होत्रा मेंशन को भी आज फूलों से सजाया हुआ था। हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से सजाई हुई थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन घर में पहली बार आ रही हो। दृष्टि ने जब घर को इस तरह देखा तो नील को देखकर अपनी भौहें उचका दी तो नील ने भी हंसते हुए अपने कंधे उचका दिए और बोला, वेलकम होम मिसेस दृष्टि नील मल्होत्रा। नील ने गाड़ी में से दृष्टि को उठाया और घर के दरवाजे तक ले आया। वहाँ पर भी आदि, नैना, रंजीत जी, नाजेंद्र जी और नैना के माँ बाप उसके स्वागत के लिए खड़े थे। उन सब ने उस पर फूलों की वर्षा की और पूरे रास्ते पर फूल बिछा दिए। दृष्टि शर्म से अपने अंदर ही गड़े जा रही थी। वो नील के सीने में अपना चेहरा छुपाए जा रही थी तो नील उसके कान के पास अपने होठ लाते हुए बोला, शर्माना वहाँ जहाँ पर शर्माने की ज़रूरत हो। कसम से तुम्हारे शर्माने पर मेरा प्यार और बढ़ जाएगा। उसकी बात सुनकर दृष्टि के होश ही उड़ गए। उसने उसे घूर कर देखा तो नील ने अपनी एक आंख दबा दी। सुजाता जी और रंजना जी ने दृष्टि की नज़रें उतारी और नील को दृष्टि के रूम में लेकर जाने के लिए कहा। उसी तरह गोद में उठाए नील सीधा रूम में ले गया। रूम का तो पूरा नक्शा ही बदल चुका था। हर तरफ दृष्टि की तस्वीरें ही तस्वीरें थी। दृष्टि उन तस्वीरों को देखकर पहले तो हैरान रह गई, क्योंकि ये वो तस्वीरें थी जो उसे पता भी नहीं चला कि कब किसी ने क्लिक की। उसने घूरते हुए फिर से नील को देखा तो नील ने आंख दबाते हुए कहा, सरप्राइज। दृष्टि उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख आगे कुछ कह ही नहीं पाई। उसने बेड की तरफ देखा तो बेड के सामने वाली दीवार पर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। नील और दृष्टि की ये तस्वीर उस वक्त की थी जब उन दोनों की शादी के रिसेप्शन पर मीडिया वालों ने उन्हें कुछ पोज देने के लिए कहा था। वो दोनों ना चाहते हुए भी एक दूसरे के करीब आ गए थे और मीडिया वालों ने जल्दी से उनकी पिक क्लिक कर ली थी। दृष्टि की खुशी उसके चेहरे से ही बयान हो रही थी। आज दर्द में होते हुए भी उसका चेहरा खिला खिला था। हमेशा अपनी मोहब्बत के लिए तड़पने वाले दो दिल आज पूरी तरह से अपनी मोहब्बत से एक दूसरे को सराबोर कर रहे थे। नील ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी दृष्टि को सरप्राइज करने के लिए। उसने आखिर में दृष्टि को बेड पर बिठाया और जल्दी से जाकर अलमारी में से 2 गिफ्ट पैक लेकर आया। उसने वो दोनों पैक दृष्टि की तरफ बढ़ा दिए। दृष्टि हैरानी से उसे देखती रही और बोली, मुझे सरप्राइजेस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ हैं तो मेरी पूरी ज़िंदगी ही एक तोहफे जैसी है। इससे खूबसूरत तोहफा मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। नील ने कहा मुस्कुराते हुए, मेरी मोहब्बत तो है ही, लेकिन इन तोहफ़ों के ज़रिए अगर मैं अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहा हूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जवाब में दृष्टि हल्के से मुस्कुरा दी तो नील ने पैकेट फिर से उसकी तरफ बढ़ा दिए। दृष्टि ने कहा, जब लाए आप हैं तो खोलिए भी आप ही। नील ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये भी सही है, क्योंकि पहनाने तो वैसे भी मैं ही वाला हूँ तो खोल भी मैं ही देता हूँ। उसने पहले एक पैकेट खोला तो उसमें एक ब्यूटीफुल डायमंड पायलों का जोड़ा था जो बेहद प्यारे थे। पूरी पायल में डायमंड लगे हुए थे जो बेशकीमती थी। दृष्टि की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने नील की तरफ देखते हुए कहा, पर ये तो काफ़ी। नील ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और बोला, मेरी मोहब्बत के आगे कोई सवाल नहीं। उसने वो पायल बॉक्स में से उठाई और दृष्टि के पैरों की तरफ बढ़ गया। दृष्टि ने अपने पैर ऊपर करने चाहे, लेकिन नील ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया और कशिश भरी नज़रों से उसे देखते हुए बोला, मुझे हक है। उसकी बात सुनकर दृष्टि निःशब्द हो गई। नील ने धीरे से उसका प्लाजो थोड़ा सा ऊंचा किया और उसे प्यार से वो पायलें पहना दी। ऐसा लग रहा था वो पायलें सिर्फ और सिर्फ दृष्टि के लिए ही बनी हो। दृष्टि के पैरों में बहुत जच रही थी। पायलें पहनाने के बाद नील झुका और उसके होठ उसके पैरों पर रख दिए और बोला, वो मज़ा कहाँ आसमान के शहरों में जो जन्नत है मेरे यार के पैरों में। दृष्टि के दिल की धड़कन तेज हो उठी और आंखों में आंसू आ गए।
नील उसके पास आया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, अब इन आंसुओं की तुम्हारी आंखों में कोई जगह नहीं है, तो आज के बाद मुझे तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं दिखना चाहिए। दृष्टि ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोली, कुछ आंसू दिल को बेहद सुकून देते हैं, तो उनका बहना ज़रूरी होता है। अच्छा चलो अब इन बातों को छोड़िए और मुझे मेरा दूसरा तोहफा दिखाइए। उसकी बात पर नील ने आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और बोला, अच्छा जी, अभी तो कह रही थी गिफ्ट नहीं चाहिए। तो दृष्टि बोली, अब तो मुझे आपसे बहुत तोहफे चाहिए, क्योंकि इन तोहफों के ज़रिए ही आप अपना प्यार मुझ पर भर भर कर लुटाने वाले हैं, तो भला मैं उसके लिए कैसे मना कर सकती हूँ। कहते हुए उसने अपने होठ गोल गोल घुमा दिए। नील ने कोई जवाब नहीं दिया, बस बदले में अपनी आंखें बंद की और अपने होठ उसके माथे पर रख दिए। दोनों की रूह में एक सुकून उतर आया। नील ने उसका चेहरा छोड़ा और दूसरे तोहफे को अपने हाथों में लिया और उसे खोलने लगा। उसमें एक बेहद प्यारा ब्रेसलेट था जिस पर एन और डी अल्फ़ाबेट के साथ बहुत सारे चांद सितारे लटके हुए थे। उसे देखकर दृष्टि के चेहरे पर बहुत लंबी मुस्कान आ गई। नील ने उसका हाथ अपने घुटनों पर रखा और अपने दोनों हाथों से उसे ब्रेसलेट पहना दिया और फिर झुककर उसके हाथ को भी चूम लिया। दृष्टि के जिस्म में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। दृष्टि ने नील की आंखों में देखा तो नील भी उसे ही देख रहा था। एक दूसरे की खामोशी में भी वो एक दूसरे को अपनी मोहब्बत बयां कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी सुजाता जी कमरे में दृष्टि के लिए सूप लेकर आई। उन्हें ऐसे देखकर खांसने का नाटक करने लगी। दोनों सुजाता जी को वहां देखकर झेप गए और एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। सुजाता जी ने टेबल पर सूप रखा और अपनी हंसी दबाते हुए कमरे से बाहर चली गईं। नील उठा और टेबल पर से बीब उठाकर दृष्टि को लगाने लगा। दृष्टि उसे ही देख रही थी। उसके बाद उसने सूप का बाउल उठाया और दृष्टि के पास आ गया और उसकी तरफ चम्मच बढ़ा दिए। सूप देखकर दृष्टि ने मुंह बना लिया और बोली, मुझे नहीं पीना ये बकवास सूप। कितने दिन हो गए ये खाते हुए, प्लीज़ आज कुछ अच्छा सा खिला दो ना। नो नो वे, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम्हें ये हेल्दी खाना ही खाना पड़ेगा। हाँ, इसमें तुम्हें और ऑप्शन दे सकता हूँ, जैसे कि बॉइल्ड वेजिटेबल्स, खिचड़ी, दलिया, स्प्राउट्स। अगर तुम्हें इनमें से कुछ चाहिए तो अभी सुजाता जी को बोल देता हूँ। नील ने उसकी तरफ चम्मच बढ़ाते हुए ही कहा, नहीं मुझे नहीं खाना ये घास फूस। मेरा मन कुछ स्पाइसी, कुछ तीखा चटपटा खाने का हो रहा है। प्लीज़ सिर्फ आज आज कुछ अच्छा सा खिला दो, उसके बाद पक्का जो कहोगे वही खाऊंगी। दृष्टि ने दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए कहा तो नील बोला, अच्छा ठीक है बताओ क्या खाओगी, गोलगप्पे, दही भल्ले, चाट या फिर नूडल्स। जैसे जैसे नील कह रहा था वैसे वैसे दृष्टि के मुंह में पानी भर रहा था। उसने जीभ लपलपाते हुए कहा, जो तुम खिला दो वही खा लूँगी। उसका जवाब सुनकर नील ने अपना फ़ोन उठाया और डॉक्टर को फ़ोन लगा दिया और कहने लगा, मैं दृष्टि को लेकर वापस हॉस्पिटल आ रहा हूँ, इनके लिए वहाँ पर सारे अरेंजमेंट दोबारा करवा दीजिए। अभी 1 मंथ इन्हें हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा, उसके बाद ही वापस घर लेकर आऊँगा। दृष्टि उसकी बात सुनकर हैरान रह गई और मुंह बनाने लगी और बड़बड़ाते हुए बोली, हमेशा खड़ूस मिस्टर ब्लू खड़ूस ही रहेगा। नील ने उसका बड़बड़ाना सुना तो बोला, अगर तुम्हारे लिए मुझे खड़ूस बनना पड़े तो मैं ज़रूर बनूंगा। अब या तो जल्दी से इसे फिनिश करो या फिर दोबारा हॉस्पिटल चलने की तैयारी, मर्जी तुम्हारी है। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस अपना मुंह खोल दिया। तो नील भी मुस्कुराते और चिढ़ाते हुए उसे सूप पिलाने लगा। नील 2 चम्मच उसे सूप पिलाता तो 1 चम्मच खुद पीता। दृष्टि प्यार से उसे ही देख रही थी और बोली, आप मेरे साथ यूँ क्यों पीते हैं? आप तो ठीक है ना, तो अपना नॉर्मल खाना क्यों नहीं खाते? जब सब कुछ बांटना ही है तो फिर ये खाना भी तो बांटना ही चाहिए। वैसे भी जब से तुम्हारे हाथ का खाना खाया है तब से मेरा और कुछ खाने का मन ही नहीं करता। बस इंतज़ार है कब तुम मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाओ। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस प्यार से उसे देखती रही। तो नील ने अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? तो दृष्टि मुस्कुराते हुए बोली, अपनी किस्मत से रस खो रहा है मुझे, कैसे इतनी मोहब्बत मिल सकती है मुझे? तो नील ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी जलन हो रही है। तो दृष्टि ने हैरानी से उसे देखा और वो खाते हुए बोली, वो किससे? तो नील ने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच आगे कर दिया और बोला, इससे। ये तुम्हारे होठों को जिस तरह छू रहा है मुझे इससे जलन हो रही है।
उसकी बात सुनकर दृष्टि के पास कोई जवाब ना रहा। उसके गालों पर हया की लाली बिखर गई तो नील ने सूप का खाली बाउल साइड रखा और उसके करीब गया। उसकी करीबी से दृष्टि की सांसें एक बार फिर तेज हो गई और गुलाबी गाल बिल्कुल लाल हो गए। नील ने उसके चेहरे पर झुकते हुए उसके रुखसारों को अपने होठों से छू लिया और बोला, ये रंगत मेरी वजह से है तो इन्हें चूमना तो बनता है। दृष्टि शर्म से गड़े जा रही थी। उसने नजरें नीचे कर ली तो नील बेहद सेडेक्टिव आवाज में बोला, जब ये पलकें मुझसे शर्मा कर झुक जाती हैं तो दिल करता है अपनों लबों से इन पर बेहद प्यार बरसा दूं। दृष्टि ने उसकी बात सुनकर पलकें वैसे ही झुकाए रखी तो नील ने आगे बढ़कर उसकी आंखों पर अपने होठ रख दिए। दोनों का चेहरा बिल्कुल करीब था और दोनों के दिलों की धड़कन बेहद तेज हो चली थी। दृष्टि की मुट्ठियां चादर पर कस गई तो नील ने ये देखकर उसे छोड़ दिया और बोला, अब तुम आराम करो, ज़्यादा देर बैठोगी तो दर्द हो जाएगा। उसकी बात सुनकर दृष्टि ने हाँ में सिर हिला दिया तो नील ने बेड पर तकियों की सेटिंग की और दृष्टि को आराम से लिटा दिया और बोला, 1 घंटे बाद तुम्हें दवाई लेनी है, तब तक आराम करो, मैं यहीं सोफे पर अपना काम कर रहा हूँ, कुछ ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। इतना कहकर उसने झुककर एक बार फिर से दृष्टि का माथा चूम लिया। उसके होठों के स्पर्श से दृष्टि की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती थी। नील जाकर सोफे पर बैठ गया और लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। नील ने अपने होटल सेंट रिजॉर्ट्स बिजनेस का सारा काम आदि को संभलवा दिया था क्योंकि अब उसके कंधों पर एक और नई जिम्मेदारी आ गई थी और वो जिम्मेदारी थी दृष्टि ऑर्फनेज होम एंड दृष्टि गर्ल्स केयर फाउंडेशन की। जो हादसा नील और दृष्टि के साथ हुआ उसके बाद नील ने डिसाइड किया था कि वो दृष्टि के नाम पर एक ऑर्फनेज होम खोलेगा जिसमें बेसहारा और अनाथ बच्चों को पनाह मिलेगी और दूसरी तरफ एक गर्ल्स केयर फाउंडेशन भी चलाएगा जिसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाएगा और जो लड़कियां अपने माँ बाप और समाज की तरफ से ठुकरा दी जाती हैं उनको पनाह दी जाएगी जिससे वो मेहनत करके खुद के पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। आदि को ऑफिस का सारा काम संभलवा कर नील पूरे मन से इस काम में जुट गया था। उसे जल्दी से जल्दी इन दोनों कामों को पूरा करना था और दृष्टि के ठीक होने तक दोनों ही संस्थाएं शुरू करनी थी। वहीं दूसरी तरफ दृष्टि बेड पर लेटी लेटी उसे ही देख रही थी। नील भी उसे बार बार घूरता तो दृष्टि उसके डर की वजह से आंखें बंद कर लेती। उसे नींद नहीं आ रही थी पर नील उसे बार बार सोने को कह रहा था। तभी दृष्टि ने अपने मुंह पर चादर ओढ़ ली और धीरे धीरे सिसकने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर नील एकदम घबरा गया और जल्दी से उठकर उसके पास आ गया। वो जल्दी से उसके पास गया और उसके ऊपर से चादर हटा दी। दृष्टि की आंखें पानी से लबालब भरी हुई थी। नील एकदम से घबरा गया। दृष्टि के आंसू सीधे उसके दिल पर जख्म कर रहे थे। बेड के पास नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और दृष्टि का चेहरा हाथों में लेकर उससे पूछने लगा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कुछ गलत कह दिया तुमसे? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अगर तुम्हें नहीं सोना तो मत सो, पर रो मत। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की हल्की सिसकियां लेती रही। नील उसके और करीब हुआ और बोला, मुझे बताओ तो सही, आखिर बात क्या है? तुम इस तरह रो क्यों रही हो? दृष्टि ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा, मुझे वॉशरूम जाना है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हर छोटी छोटी बात के लिए आपको परेशान कर रही हूँ। पहले ही आप मेरी वजह से ऑफिस का सारा काम छोड़कर घर पर बैठ गए हैं। ऊपर से मैं आपको घर पर भी काम नहीं करने दे रही हूँ। मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है। उसकी बात सुनकर नील के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए। उसने अपनी गुस्से भरी नज़रों से दृष्टि को देखा। दृष्टि उसके गुस्से को देखकर चुप हो गई तो नील ने उससे कहा, उठो। दृष्टि हैरानी से उसे देखने लगी तो नील ने दोबारा कहा, उठो, और फिर उसे कंधों से पकड़कर उठने में मदद करने लगा और दृष्टि को तकिए के सहारे बिठा दिया। उसने दृष्टि का चेहरा अपने हाथों में भरा और बोला, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं इस शादी को नहीं मानता तो तुमने ही कहा था कि तुम इस शादी को पूरे दिल से अपना चुकी हो और अब जो कुछ भी है वो हम दोनों का है। तो क्या प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम नहीं है? क्या तुम्हारा दर्द मेरा दर्द नहीं है? क्या मेरी मोहब्बत इस लायक भी नहीं कि मैं तुम्हारा दर्द में साथ दे सकूं? क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी बीवी अपनी मोहब्बत का ख्याल रख सकूं? मैंने तो सिर्फ ऑफिस का काम घर से करना शुरू किया है लेकिन तुमने तो मेरे लिए अपनी ज़िंदगी ही दांव पर लगा दी।
तुम मेरी मोहब्बत में खुद को कुर्बान कर सकती हो, तो क्या मेरी मोहब्बत इस लायक भी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा दर्द बांट सकूं? जब हम दोनों का दर्द अलग अलग है, हमारी ज़िंदगी अलग अलग है, तो क्यों उस दिन मेरी जगह खुद के सीने को छलनी करवा लिया? क्यों मेरी मौत को अपने सिर पर ले लिया? अगर कुछ बांट ही नहीं सकते तो उस दिन मरने दिया होता। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही दृष्टि ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिए और बोली, आपको मेरी कसम, अगर आपने ऐसी बात अपनी ज़बान से कही भी तो। नील ने उसकी आंखों में देखा। आंसू फिर से बहने शुरू हो गए थे। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी हमदर्द बनना चाहती हो, लेकिन मुझे अपना सहारा नहीं बनने दोगी? तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत है तो मेरी मोहब्बत एहसान क्यों? तुम मेरे लिए कुछ करो तो वो तुम्हें खुशी देता है, लेकिन मैं कुछ करूं तो आंसू क्यों? दृष्टि उसकी बातें सुन नहीं पाई और उसे रोते हुए बोली, प्लीज़ चुप हो जाइए। मेरी खामोशियाँ बहुत अच्छे से सुन लेती हो तुम, अब खुद समझ लेना कि क्या कहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर दृष्टि उसके सीने से लग गई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस इतना चाहती थी कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं हो। नील ने उसे खुद से अलग किया और बोला, तुम खुद मुझे छोटी सी तकलीफ भी नहीं देना चाहती और खुद को मेरे लिए इतना बेबस कर लिया। तुम्हें यूं देखकर दिल तड़प जाता है मेरा और सोचता हूँ काश उस दिन वो गोली मुझे ही लगी होती। नील ने उसे बेहद नाराजगी से कहा। दृष्टि की आंखें झुकी हुई थी। उसने अपने पलकी उठाई और नील की आंखों में देखते हुए बोली, अगर आपकी ज़िंदगी के बदले पूरी ज़िंदगी भी यूं बेबस रहना पड़े तो मुझे मंजूर होगा। अगर आप ही ना होते मेरी ज़िंदगी में तो मुझे ये जीने की ख्वाहिश भी ना होती। खुद मुझे टूट कर चाहती हो, लेकिन मुझे अपने आप से मोहब्बत करने का हक भी नहीं देना चाहती। कहते हुए नील की आंखें नम हो चली। मुझे मोहब्बत करने का हक पूरे हक से सिर्फ और सिर्फ आपको ही है, दृष्टि ने धीमी लेकिन गहरी आवाज़ से कहा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मोहब्बत में सबसे ज़्यादा एक दूसरे को संभालना होता है। तुमसे अपना हक मांग रहा हूँ, नील ने बेहद प्यार से कहा। दृष्टि ने थोड़ा सरक कर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी और बोली, मुझे वॉशरूम जाना है, ले चलिए। नील ने आगे बढ़कर पहले उसके माथे को बेहद प्यार से चूम लिया और फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया और वॉशरूम तक ले जाने लगा। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत लुटा रहे थे। नील ने पैर से वॉशरूम का गेट खोला और दृष्टि को अंदर ले गया। उसे फ्रेश होने में हेल्प की और फिर गोद में उठाकर ही वापस ले आया। फिर बेड पर तकियों के सहारे ही बिठा दिया। उसने ड्रॉवर में से दवाई निकाल ली और दृष्टि की तरफ बढ़ा दी। दवाई को देखकर दृष्टि ने पहले सड़ा सा मुंह बनाया, लेकिन जब नील ने उसे घूर कर देखा तो वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए उसने वो दवाई ले ली और एक ही सांस में पानी का पूरा गिलास खत्म करते हुए गटक गई। नील ने उसे बेड पर लिटाया और सोने की सख्त हिदायत देते हुए वापस सोफे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अभी उसने एक कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से दृष्टि ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। दृष्टि उसकी तरफ ही देख रही थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। तो नील ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए उससे पूछा, क्या हुआ? दृष्टि फिर भी चुप रही तो उसकी चुप्पी समझते हुए नील वापस मुड़ा। उसका हाथ हल्के से चूम कर बेड के दूसरी तरफ आ गया। दृष्टि हैरानी से उसे देखती रही। वो बेड पर आया और उसने दृष्टि का सिर होले से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। दृष्टि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी। उसने भी नील की गोद में अपना सिर अच्छे से रखा और फिर चेहरा ऊपर किया और नील को देखते हुए बोली, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। नील ने भी उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बस तुम्हारी खामोशी समझने की कोशिश की। तुम चाहे कहो या ना कहो, लेकिन तुम्हारी आंखें सब कुछ कह जाती हैं। दृष्टि ने अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखा तो नील ने झुककर उसकी आंखों को चूम लिया। दृष्टि के होठों पर मुस्कान तैर गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली तो नील उसे धीरे धीरे थपथपाने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई तो नील ने उसे अच्छे से सुलाया और खुद भी उसकी तरफ करवट लेकर लेट गया। उसने दृष्टि को थोड़ा सा अपनी तरफ किया और उसके सिर के नीचे अपनी बाजू रख ली और अपनी बाजू उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेट दी। नील में भी दृष्टि के चेहरे पर मुस्कान सजी हुई थी और गाल गुलाबी हो गए थे। उसके होठ नील की गर्दन को छू रहे थे।
तो नील के होठ उसके माथे को चूम रहे थे। नील ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से लिप्त सो रहे थे। जानते नहीं थे क्या चीज़ है मोहब्बत। तेरी बाहों में सिमट कर जो सुकून मिला तो रूबरू मोहब्बत से हो गए हम। वहीं दूसरी तरफ माया और रंजीत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, लेकिन वो दोनों अपनी बेल तक नहीं करवा पा रहे थे। ना ही कोई रिश्तेदार या दोस्त उनकी मदद कर रहा था। उन्होंने कई बिजनेस फ्रेंड्स को भी कांटेक्ट किया, लेकिन जहां पर नील का नाम आता सब उनसे दूर ही भागते। अब कोई भी उनके लिए नील मल्होत्रा से दुश्मनी तो मोल नहीं ले सकता था। नील का ऑरा ही कुछ अलग था। उसका दुश्मन सबका दुश्मन हो जाता था। माया और रंजीत के केस में तो उनके घर वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। अब कांड ही ऐसा किया था तो कोई साथ देता भी तो क्या। वहीं दूसरी तरफ मनन की हालत को देखते हुए उसे हॉस्पिटल में ही रखा गया और वहीं पर उसका इलाज चल रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ नील ही जानता था कि वो भविष्य में कभी सही हो भी पाएगा या नहीं। तान्या जो बिजनेस रिलेटेड टूर पर अपने डैड के साथ फॉरेन गई हुई थी, वो भी वापस आ गई थी और आते ही उसे इंडिया में हुए सब कांड का पता चल चुका था। और ये भी पता लग गया था कि नील और दृष्टि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। वो अपने आलीशान कमरे में बैठी शराब पी रही थी। उसके हाथ में एक कांच का गिलास था। उसने वो गिलास जमीन पर पटक कर मारा और गुस्से से बोली, नील मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मेरे सिवाय वो किसी और का नहीं हो सकता। मैं उस दृष्टि को खुद से किसी भी कीमत पर जीतने नहीं दूंगी। सोचा था नील उससे नफरत करता है तो एक ना एक दिन खुद ही उसे छोड़ देगा और वो भी उसकी सच्चाई जानकर उससे दूर चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब गड़बड़ हो गया। मुझे नील को छोड़कर डैड के साथ जाना ही नहीं चाहिए था। नील सिर्फ मेरा है और मेरे होते हुए वो और किसी के करीब नहीं जा सकता। वो खुद को किसी और को नहीं सौंप सकता। उसे मेरा ही होना होगा। अब मुझे ये छोटी छोटी गेम्स छोड़कर कुछ बड़ा प्लान करना होगा जिससे वो दोनों अलग भी हो जाएं और नील के सामने मैं अच्छी भी बनी रहूं। अगर दृष्टि उसे छोड़कर चली गई तो नील खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द नील के घर जाना होगा और उन दोनों के बीच फिर से नफरत की आग लगानी होगी। उसके बाद दृष्टि उस आग में जलेगी और मैं अपने हाथ सेकूंगी। ये सब मन ही मन कहते हुए उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। आदि और नैना भी एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए थे। दृष्टि के साथ जो कुछ भी हुआ नैना उसमें खुद को ही जिम्मेदार मान रही थी। वो बिल्कुल शांत हो गई थी। वो बिल्कुल गुमसुम और मायूस रहती। आदि ने उसे पूरी तरह संभाला। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त उसके साथ बिताता और उसे खुश रखने की कोशिश करता। अब धीरे धीरे वो भी नॉर्मल हो रही थी। नैना आदि को पसंद तो करती थी, लेकिन अब उससे भी आदि से प्यार होने लगा था। बहुत जल्द उनकी सगाई होने वाली थी, लेकिन इससे पहले नैना आदि को अपने दिल की बात बताना चाहती थी। नील के घर में उसके रूम में नील और दृष्टि एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो रहे थे। अभी भी दृष्टि के होठ नील के गर्दन को छू रहे थे। दृष्टि की आंख खुली तो नील का चौड़ा सीना बिल्कुल उसके सामने था। उसके मन में एक शरारत सूझी तो उसने नज़रें ऊपर कर नील के चेहरे की तरफ देखा। नील आराम से सो रहा था। उसने नील के सीने की तरफ अपने होठ बढ़ा दिए और वहां पर जोर से काट लिया। एकदम दर्द होने की वजह से नील चिल्लाकर उठ गया। दृष्टि के काटने की वजह से लाल निशान बन गया था। उसने काट तो दिया, लेकिन नील के इस तरह चिल्लाने से वो उसके गुस्से के डर से एकदम सहम गई। नील ने अपनी गर्दन झुकाकर सीने की तरफ देखा तो काटने का निशान देखकर उसने अपनी नज़रें दृष्टि की तरफ कर ली। वो एकदम सहमी हुई सी उसे ही देख रही थी। नील को दृष्टि के ऐसा कुछ करने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो अपनी आंखें छोटी किए हुए उसे ही घूर कर देख रहा था। उसके घूरने की वजह से दृष्टि और ज़्यादा डर रही थी, जिससे नील उसके चेहरे पर डर साफ साफ देख पा रहा था। वो मैं बस, दृष्टि अटकते हुए बस इतना ही बोली थी कि नील एकदम से उसके ऊपर आ गया। उसने दृष्टि के इर्द गिर्द अपनी बाहें कस ली जिससे उसे कोई तकलीफ ना हो। दृष्टि सहम कर पीछे तकिए पर लेट गई थी। नील का सारा जोर खुद के हाथों पर टिका हुआ था। वो दृष्टि की आंखों में देख रहा था तो दृष्टि भी उसकी आंखों में खो गई। उसे इस तरह खोए देखकर नील उसके करीब आया और उसकी गर्दन को चूम लिया। दृष्टि के पूरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, गाल बिल्कुल सुर्ख गुलाबी हो गए।
धड़कनों की आवाज़ नील साफ सुन पा रहा था। नील ने उसकी गर्दन को छोड़ा और ऊपर उठकर उसके चेहरे को देखने लगा। दृष्टि की सांस बिल्कुल हलक में अटक गई। नील ने अपना एक हाथ उसके सिर के पीछे लगाया और उसके चेहरे पर अपनी स्थिर नज़र जमाते हुए बेहद मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, जब मेरे चूमने मात्र से तुम्हारा ये हाल है तो सोचो अगर निशानियाँ देने पर आया तो क्या हाल होगा। अभी इसलिए पंगे ले रही हो क्योंकि तुम्हें उनका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन जिस दिन ठीक हो गई उस दिन पूरी तसल्ली से बदला लूँगा तुम्हारी एक एक हरकत का। ऐसी निशानियाँ दूंगा ना छुपा पाओगी ना दिखा पाओगी। इतना परेशान करूँगा कि तंग होकर सीने से मेरे ही लगोगी, मेरी ही बाहों में सिमट कर मुझसे ही शिकायतें करोगे। उसकी बातें सुनकर दृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो गया और नज़रें नीचे झुक गई। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी नील की तरफ देखने की भी। उसके गाल लाल टमाटर जैसे देखकर नील को उस पर और भी प्यार आ रहा था। उसने अपनी 2 उंगलियों से दृष्टि की ठुड्डी को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर की तरफ किया तो दृष्टि पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी पलकें ऊपर उठते ही नील ने अपने होठों पर जीभ फिराते हुए अपने होठ को हल्के से काट लिया। उसकी इस हरकत से दृष्टि शर्म से बिल्कुल पानी पानी ही हो गई। उसके होठ बिल्कुल सूख गए। वो एकदम से नील के सीने से जा लगी। नील ने भी अपनी बाहें उसके इर्द गिर्द कस दी और उसके कान में बेहद धीमी लेकिन गहरी आवाज़ में बोला, अगली बार मुझे परेशान करने से पहले सोच लेना, हर बार अपना ही होठ नहीं काटूंगा। दृष्टि के होठों पर एक शर्मीली मुस्कान तैर गई। उसने एक हल्का सा मुक्का नील के कंधे पर दे मारा। उसकी इस हरकत से नील के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने दृष्टि को अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम में ले गया और अच्छे से फ्रेश करवा कर वो वापस बेड पर ले आया। फिर खुद भी वॉशरूम में फ्रेश होने चला गया। वॉशरूम से आने के बाद उसने सुजाता जी को बोलकर डिनर भेजने के लिए कह दिया और दृष्टि के लिए रात को पहनने के लिए नाइट सूट निकालने लगा। थोड़ी ही देर में सुजाता जी ने नौकर के हाथों डिनर भिजवा दिया। डिनर में दलिया देखकर दृष्टि का एक बार फिर से मुंह बन गया, लेकिन सिवाय उसे खाने के दृष्टि के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। उसने चुपचाप से डिनर किया और नील ने भी वही दलिया खाया। डिनर के बाद नील ने दृष्टि को दवाई दी तो दृष्टि ने भी चुपचाप बिना कोई ड्रामा किए दवाई ले ली, जिसे देखकर नील ने कहा, गुड गर्ल। वो दोनों शाम को इतना सो लिए थे कि अब तो उन्हें बहुत वक्त तक नींद नहीं आने वाली थी। इसलिए नील ने दृष्टि को अपनी गोद में उठाया और बालकनी की तरफ ले गया। बालकनी में एक बहुत बड़ा स्विंग लगा हुआ था। नील दृष्टि को अपनी गोद में लिए हुए ही उस स्विंग पर बैठ गया तो दृष्टि ने भी अपना सिर उसके सीने से लगा लिया। दोनों अपनी पहली मुलाकात के बाद ही एक दूसरे को बहुत याद करते थे। जब दृष्टि का एक्सीडेंट हुआ था तब नील ने एक पल के लिए भी उसे अकेले नहीं छोड़ा था। उसके साथ से नील को बहुत सुकून मिला था। वहीं दृष्टि उसके साथ बिताए कुछ पल को कभी भी भूल नहीं पाई। शादी के बाद भी दोनों एक दूसरे के पास होकर एक दूसरे से बहुत दूर थे। जब जब भी वो करीब आते नील उसे खुद से दूर कर देता था। वो दृष्टि से अपनी मोहब्बत जाहिर करने से हमेशा डरता था कि कहीं उसका सच जानकर दृष्टि उसे छोड़ ना दे और कहीं दृष्टि के मोह में बंधकर वो अपने दुश्मनों के आगे कमज़ोर ना हो जाए। लेकिन अब जो भी दृष्टि के साथ हुआ उससे दूर रहने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। उसे समझ आ गया था कि उसकी मोहब्बत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। माया और रंजीत भी उसकी लाइफ से निकल चुके थे तो अब उसे कोई चिंता नहीं थी। अब वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दृष्टि के साथ सुकून से बिताना चाहता था। नील की टांगें स्विंग से नीचे झूल रही थी दृष्टि की टांगें स्विंग के ऊपर थी। वो नील की गोद में थी और अपनी दोनों बाहें उसने नील के कमर के इर्द गिर्द कसी हुई थी। नील ने भी अपनी दोनों बाहें उसकी कमर और पेट के इर्द गिर्द कसी हुई थी। दोनों तारों की तरफ देख रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। बातों बातों में नील ने दृष्टि से पूछा कि उसे कैसी मूवीज़ देखना पसंद है तो दृष्टि ने कहा हॉरर। दृष्टि ने नील से पूछा तो उसने अपनी चॉइस रोमांटिक मूवी बताई। दोनों के बीच में मूवी देखने का प्लान बनने लगा। दोनों बच्चों की तरह लड़ पड़े कि रोमांटिक मूवी देखेंगे या हॉरर मूवी। दोनों के बीच मूवी के ऑप्शन को लेकर बहस होने लगी। दृष्टि ने नील को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो नील भी उसे घूरने लगा। अभी दृष्टि के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने नील से कहा,
अपना फ़ोन दो। नील ने असमंजस भाव से उसे देखा तो दृष्टि बोली, अपना फ़ोन दीजिए, उसी से डिसाइड होगा कि हम कौन सी मूवी देखेंगे। नील ने अपने पॉकेट से फ़ोन निकाला और दृष्टि को दे दिया। दृष्टि ने अपने हाथ में फ़ोन लिया तो बोली, पासवर्ड। नील ने जवाब दिया, दृष्टि ने फिर से पूछा, पासवर्ड बताइए। तो नील फिर से बोला, दृष्टि। अब तंग आकर दृष्टि ने नील की तरफ देखा और बोली, कब से मेरा नाम लिए जा रहे हो? मैं पासवर्ड पूछ रही हूँ। तो नील मुस्कुराते हुए बोला, मेरे फ़ोन का पासवर्ड दृष्टि है। उसकी बात सुनकर दृष्टि के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। उसने जल्दी से पासवर्ड में दृष्टि टाइप किया तो फ़ोन का लॉक खुल गया। वो अपने होठ दबाकर दबी हुई हंसी हंस रही थी। नील ने उसे इस तरह दबी हुई मुस्कुराते देखा तो बोला, अगर तुम खुलकर मुस्कुरा दोगी तो मैं पासवर्ड चेंज नहीं कर दूंगा। कहते हुए नील के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। दृष्टि ने एक हल्का सा मुक्का उसके सीने पर मारी और बोली, आप मुझे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते ना, बहुत गंदे हैं आप। नील ने अपना चेहरा आगे करते हुए कहा, बिना खाए मुझे गंदा बता रही हो? जरा चक्कर तो देखो, मुझसे लजीज कुछ नहीं होगा। उसकी बात सुनकर दृष्टि के गाल और कान दोनों लाल हो गए। उसने शर्माते हुए नजरें नीचे कर ली और फ़ोन पर ध्यान देने लगी। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।